गांव में खवातीन के साथ ज्यादती का मामला रोशनी में आया है, जिस पर रियासत की सियासत में हलचल मची है। बीजेपी ने इस मामले को असेंबली में शद्दोमत से उठाया और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने इस मामले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक खवातीन की अकामतगाह में लड़कियों को ओरियां करके उन्हें रक्स करने पर मजबूर किया गया। ये मामला 1 मार्च का है। मामला मंजर आम पर आने के बाद जननायक फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने मुतासरीन से बात की। बातचीत में ये बात सामने आई कि कुछ पुलिस एहलकार और बाहर के कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। आशादीप वसतिगृहाच्या बाबत आक्षेप नोंदवताना एका महिलेचा जो व्हिडिओ आलेला आहे त्याच्या आधारे आणि नंतर अनेक निवेदनं प्राप्त झाली, त्याच्या आधारे आपण एक तपासणी पथक गठीत केलेलं आहे। वरिष्ठ महिला अधिकारी आणि डॉक्टर्स यामध्ये असणार आहेत। त्या ठिकाणी जाऊन त्या महिलांशी आणि तेथील ज्या मुली आहेत त्यांच्याशी संवाद साधत आहे। काल संध्याकाळीच त्यांनी एक राऊंड केला, आज सकाळी सुद्धा पुन्हा जाऊन त्यांना विश्वासात घेऊन सगळी माहिती ती घेणं त्यांच्याकडनं सुरू आहे। आणि या चौकशीमध्ये जर काही आरोपांमधलं तथ्य हे दिसून आलं तर निश्चितपणे त्यावर कारवाई होईल। देखिए, जलगांव ज़िले में आशादीप एक वसतिगृह है, जो वसतिगृह महिलाओं के लिए चलाया जाता है। इस वसतिगृह में जो महिलाएं पीड़ित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वहाँ उस महिलाओं के साथ वहाँ के जो लोकल कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर पुलिस और कुछ बाहर के लोग आके वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके कपड़े वो उतारते हैं, उनको वो बहुत परेशान करते हैं। जो महिलाएं नकार देती है तो उनको धमकी देते हैं और उस तरीके से बहुत ही निंदनीय कृत्य वहाँ महिलाओं के साथ किया जाता है। इस तकरार को लेके वहाँ के जो NGO है वो कलेक्टर साहब के पास गए और ये तकरार उन्होंने दी। आज ये मुद्दा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन में हमने सभागृह में लिया। गृह मंत्री महोदय ने सभागृह में इस विषय को लेकर एक समिति वो बनाएंगे 2 दिन में, और जो कोई दोषी यहाँ पे पाया जाता है उसके ऊपर 2 दिन में कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन सभागृह। देखिए, जलगांव ज़िले में आशादीप एक वसतिगृह है, जो वसतिगृह महिलाओं के लिए चलाया जाता है। इस वसतिगृह में जो महिलाएं पीड़ित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वहाँ उस महिलाओं के साथ वहाँ के जो लोकल कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर पुलिस और कुछ बाहर के लोग आके वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके कपड़े वो उतारते हैं, उनको वो बहुत परेशान करते हैं। जो महिलाएं नकार देती है तो उनको धमकी देते हैं और उस तरीके से बहुत ही निंदनीय कृत्य वहाँ महिलाओं के साथ किया जाता है। इस तकरार को लेके और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ रास्ते जुड़ गए हैं। वसीम, ऐसी खवातीन जिनके साथ पहले से ही ज्यादती जुल्म हो रहा हो, उनको वहां रखा जाता है और वहीं पर फिर दोबारा वो जुल्म का शिकार हो रही हो, ज्यादती का शिकार हो रही हो, तो सरकार के लिए एक पशेमानी की बात तो है ही। और अब बीजेपी को एक मुद्दा और दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। जी जरूर, बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जलगांव में इस तरह के हॉस्टल्स में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और ये घटना 1 तारीख की है। इसके वीडियोस जब वायरल हुए उसके बाद ये सारी जो मामले हैं सामने आए, नहीं तो अब तक किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसकी शिकायतें पहले से आती नजर आई। जो सरकारी छात्रावास है वहां पर पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ता था NGOs को या फिर दूसरे अधिकारियों को। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जिसमें कुछ अधिकारी शामिल है, पुलिस वाले शामिल है और महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। इस मुद्दे को जो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के जरिए श्वेता महाले जो बीजेपी की विधायिका है और जलगांव की निवासी है, उन्होंने बाकायदा वहां से इस मुद्दे को उठाया। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के जरिए जो जवाब मिला उसे लेकर हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है उनका जवाब था कि नोटेड, सिर्फ नोटेड किया जा रहा है। इससे लेकर हंगामा शुरू हुआ और शुरू होने के बाद कई सवालिया निशान उठने लगे कि इस तरह के केसेस कैसे सामने आ रहे। 1 तारीख का ये पूरा मामला था, अब तक किस तरह की कार्रवाई की गई है। तो अनिल देशमुख
को हाउस के अंदर इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि एक समिति बनाई जा रही है जो 2 दिनों में अपने अहवाल सामने रखेगी और 2 दिनों के बाद इस पूरे मामले पे कार्रवाई की जाएगी, जिस समिति में 4 लोग शामिल है। साथ ही जिला अधिकारी जो है राउत, उन्होंने भी बाकायदा एक कमेटी बनाई है जिसमें महिला और डॉक्टर्स रखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं में जो सरकारी अधिकारी हैं या फिर पुलिसकर्मी हैं, अगर ये इसमें शामिल होते हैं, ये तो अपने आप में बड़ी ही निंदनीय बात है और इससे सरकार के लिए काफी गंभीरता से लेना होगा। जी वसीम, इस तरह के हॉस्टल्स में सरकारी तौर पर जब ये रहते हैं तो वहाँ जो वार्डन्स हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो सरकार ने इब्तदाई तौर पर क्या कोई कदम लिया है जब ये सारा मामला सामने आया है सरकार के सामने और असेंबली में बाकायदा उठाया गया है, तो क्या कोई एक्शन अभी तक सरकार ने लिया है या सिर्फ समिति बनाएंगे तो फिर वो कमेटी बनेगी, इस कमेटी रिपोर्ट देगी, तब तक तो सब कुछ सरकारी तौर पर अक्सर इस तरह के मामलों में मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। देखिए, जिस तरह से दबाव बनाया गया बीजेपी की तरफ से, यहां तक की मांग उठ गई है कि अगर सरकार लोगों पे कार्रवाई करने में विफल होती है तो सरकार किसी काम की नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन तक लागू कर देना चाहिए, इस तरह की मांग उठने लगी। सबसे जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी पे जब प्रेशर दिया गया तो खुद अनिल देशमुख ने इस बात का उल्लेख किया है कि 2 दिनों के अंदर इस पे कार्रवाई की जाएगी। 1 तारीख को यह मामला हुआ, जब देर शाम सारी चीजें सामने आई और वीडियो सामने आने लगे तो जिला अधिकारी के पास इस पूरी शिकायत की गई। शिकायत के बाद 24 घंटे महिला कांस्टेबल वहां पे तैनात कर दिया गया। वहां पे लेडी कांस्टेबल के साथ डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है और वो बाकायदा वहां पे जांच कर रही है कि इसमें जो अधिकारी बिना अधिकारी के शामिल हुए किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और ऐसे वक्त में जो बाहर के पुरुष वहां पहुंचते हैं और महिला के साथ इस तरह के बदसलूकी होती है, उसकी शिकायतें करने के बावजूद भी उसे अनदेखा किया जा रहा था, तो ये पूरा कहीं ना कहीं एक पूरा रैकेट साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये एक दिन की घटना नहीं होगी, जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है और जो महिलाएं अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जो शिकायतें दर्ज कर रही हैं, तो ये जो घटना है लगातार होती होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है एनजीओ की तरफ से। और एनजीओ ने भी एक वक्त दिया है कि अगर जल्द से जल्द इस पर पूरी कार्रवाई नहीं होती या महज सिर्फ आश्वासन दिया जाता है तो इसका विरोध सड़कों पर भी उतरेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारी अस्पताल हो या फिर सरकारी हॉस्टल्स हो या सरकारी महकमा, किसी भी परिस्थिति में बाहर के आदमी को आना काफी दिक्कत होता है। और ऐसे में जब महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनाया गया है, वहां पे बाकायदा लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में बाहर के शख्स वहां पे कैसे पहुंचते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सब चीजों की जांच होगी, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर सभी तरह से निंदा की जा रही है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार को घेरने का। जी अंसारी, एक चीज़ और, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ जो जिम्मेदार होते हैं इस तरह के हॉस्टल में, जिसमें वार्डन भी होता है, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है वहाँ की, तो जब ये मामला रोशनी में आया है तो वहाँ मौजूदा जो इंतज़ामिया है, जो काम करने वाले, उनको बर्खास्त किया गया है या नहीं? क्योंकि जब वहाँ वो रहेंगे तो फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाए? वहाँ जो ख़वातीन हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको हो सकता है डराया धमकाया जाए कि ऐसी चीज़ें नहीं हुई, ये इसको ख़त्म करने की एक तरह से लीपातोपी की कोशिश की जा सकती है। तो क्या सरकार ने ऐसा कोई स्टेप लिया है अभी? देखिए, अभी तक ऑफिशियली इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि जो उस घटना के दौरान जहाँ के वार्डन थे या फिर जो दूसरे अधिकारी हैं उन पे हटाया गया है। लेकिन ये बता रहे हमारे सूत्र की बाकायदा उन्हें हटाया गया है और ताकि किसी भी तरह की जांच में दिक्कतें नहीं आए, क्योंकि बड़ा प्रेशर सरकार पे बना है। विधानसभा के सत्र में इस मामले को उठाया गया है तो एक बड़ा प्रेशर बना है। अभी कुछ देर पहले जैसे ही महिला बाल विकास मंत्री है यशोमती ठाकुर, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की कि अगर गृह मंत्री की तरफ से इस बात की जांच की जा रही है, लेकिन उनका भी विभाग इस पूरे मुद्दे को लेकर जांच करेगा और आगे जाके किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है इसके जो रिपोर्ट है वो पेश करेगा। और उन जो अधिकारी हैं जिनके शय पे ये सारी चीजें हो रही है उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी, दोषी माने जाते हैं। लेकिन अब भी सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले को टाला है, 2 दिन का वक्त मांगा है, इन 2 दिनों में अगर वो अपनी रिपोर्ट या फिर उन अधिकारियों पे जो इसमें शामिल है उन पे कार्रवाई नहीं होती है, नहीं करती है, तो इसका खामियाजा उन्हें विधान भवन के सत्र में देखने मिल सकता है कि कई मुद्दों पे जिस तरह से लगातार विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है, सरकार को घेर रहा है और ऐसे वक्त में इस तरह के मुद्दे आना उनके लिए काफी मुश्किलें भरा हो सकता है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 दिनों के अंदर सभी जो दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई जरूर करेगी और इसे लेकर जिला अधिकारियों को भी कई तरह के आदेश दे दिए गए हैं। यही वजह है कि जिला अधिकारी राउत भी लगातार इस पूरे मामले में जो शिकायतें मिल रही थी, सरकार ने 2 दिन का वक्त लिया है और मामला बड़ा ही गंभीर है।
खवातीन का मुद्दा है और सरकार इस वक्त जो है घिरी हुई है इस मुद्दे को लेकर। देखना होगा 2 दिन में सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इससे पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की बीएस येडियुरप्पा हुकूमत को झटका लगा है। सेक्स सीडी स्कैंडल में घिरे वजीर आबी वसाइल रमेश जारकीहोली ने बढ़ते दबाव के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सेक्स स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद अपोजिशन जमातें रमेश जारकीहोली के इस्तीफे का मुतालबा कर रही थीं। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में कुछ जीनियस से रूबरू करा रहे हैं। बायजूस के यंग जीनियस में इस मरतबा हमारे साथ जुड़े गुलकार शान और सोनम वांगचुक, जिन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। देखना ना भूले बायजूस यंग जीनियस 6 मार्च रात 9 बजे न्यूज़ 18 उर्दू पर। फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो, ये कमाल लगा। ভুলবি কি রে আয় সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। इसे बंगला में बोलते फाटाफाटी। Please welcome Sonam Wangchuk. There he is. Namaste. Thank you, and I'm so happy to be interacting with you. It's an Indian tradition not to possess ideas and make it for the well-being of all. Bahujan Hitay, Bahujan Sukhay. तालीमी पॉलिसी के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल कदीम हिंदुस्तानी उलूम और विरासत पर मुश्तमिल नया निसाब मदारिस में मुतारफ करने जा रहा है। NIOS दर्जा 3, 5 और 8 में बेसिक कोर्स की शुरुआत करेगा। ज़राए के मुताबिक इब्तिदा में 100 मदारिस में नया निसाब लागू किया जाएगा, जिसमें कदीम हिंदुस्तानी उलूम के तहत गीता और रामायण पढ़ाई जाएगी। मुस्तकबिल में इस प्रोग्राम को 500 मदारिस तक वसअत दी जाएगी। NIOS ने कदीम हिंदुस्तानी उलूम के हवाले से तकरीबन 15 कोर्सेस मुरतब किए हैं। इनमें वेद, योग, साइंस, संस्कृत ज़बान, गीता और रामायण समेत दीगर उलूम शामिल हैं। और आइए रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे महताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ खास मेहमान है। महताब, जिस तरह से नई तालीमी पॉलिसी मुतारफ कराई जा रही है, जिसमें नए उलूम को भी बल्कि कदीम उलूम को शामिल किया जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है इसको? हेलो, तो नाज़रीन एक बार फिर आपको बता दें कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जिसने कदीम हिंदुस्तानी उलूम को नए निसाब के तहत विरासत पर मुश्तमिल नया निसाब मदारिस में मुतारफ़ करने जा रहा है और NIOS दर्जा 3, 5 और 8 में बेसिक कोर्स की शुरुआत करेगा। तो ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया कि इब्तिदा में 100 मदारिस में यह नया निसाब लागू किया जाएगा, जिसमें कदीम हिंदुस्तानी उलूम के तहत गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। दीगर उलूम भी इसमें शामिल हैं। कदीम उलूम, हिंदुस्तानी उलूम के हवाले से तकरीबन 15 कोर्सेस मुरतब किए गए हैं। महताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महताब, जिस तरह से नया निसाब मुरतब हो रहा है और उलूम कदीम है जिसको दोबारा एक तरह से नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश सरकार की है, कैसा देखा जा रहा है कि मदारिस से इसकी शुरुआत हो रही है?
जिलानी एनआईएस के जरिए जो 15 नए निसाब जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत मुरतब किया गया है और कदीम उलूम को तलबा के नई नस्ल से जोड़ने की बात की जा रही है, उसको लेकर जो है कुछ लोगों को खदशात है और कुछ लोग इसके साथ ये भी चाहते हैं कि अगर इस तरह को उलूम पढ़ाया जाना है तो उसमें दूसरे मज़ाहिब को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीब का मुल्क है और इसमें किसी एक तहजीब को मुसल्लत किया जाना ठीक नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। हाजी साहब, इस बार जो नई एजुकेशन पॉलिसी में जो है जो कदीम उलूम को शामिल किया जा रहा है, इसको लेकर क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिंदुस्तान तो हमारा प्यारा मुल्क भारत मुश्तरका तहजीबों का नमूना है और सबकी मिली जुली तहजीब मिलकर भारतीय तहजीब बनती है और हम सब लोग जो है उसमें मिलजुल कर रहते हैं। ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। किसी शायर ने कहा, हाफिजा कर वसल ख्वाही बा खास आम बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा ब्राह्मण राम राम। तो हम तो यहाँ राम राम बचपन से करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं और हिंदू भाई भी हमारे साथ सलाम और आदाब और ये सब करते रहते हैं और कभी हम उनकी अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी वो हमारे इस्तेमाल करते हैं। ये मिली जुली एक तहजीब है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं, ये इस मिली जुली तहजीब को, ये जो सब रंग की एक तहजीब है, बहुरंगी एक तहजीब है, उसको सिर्फ एक रंग में रंगना चाहते हैं, वो ज़ाफ़रानी रंग में रंगना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे और हर जगह वो फ़िरका परस्ती की नज़र से देखते हैं और तालीम के मैदान में भी फ़िरका परस्ती फैलाना चाहते हैं। कदीम तहजीब को पढ़ाने की बात है हिंदुस्तान की। नहीं, कदीम तहजीब ये सब शामिल है उसमें। कदीम ही तहजीब है, जो हिंदुस्तान की तहजीब है वो कदीम और जदीद सब मिलकर मुश्तरका तहजीब है। यहाँ हिंदुस्तान में सारे लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और मिलकर रहते आएंगे, लेकिन इस तरह की बातें छोटे बच्चों के लिए नहीं की जाना चाहिए। उनको जिस तरीके से अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करते हैं वो करने देना चाहिए। अगर आपको वैद और सब पढ़ाना है तो तमाम मैं मुतालबा करूंगा कि हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों में कंपैरेटिव स्टडीज के डिपार्टमेंट खोले जाएं और उसमें वेद और रामायण और महाभारत और कुरान शरीफ और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब सबकी कंपैरेटिव स्टडी कराएं और जो लोग उसके विद्वान बन सकते हैं बनाना चाहिए। मुसलमान अगर हिंदू मजहब की आला तालीम हासिल करें तो बिल्कुल करना चाहिए और इसी तरह हिंदू भाई कुरान पाक की आला तालीम हासिल करें तो करना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की बातें सिखाना कि हम उनको ये सिखाएंगे, वो एक चाहती है कि इसमें योगा सिखाया जाएगा, दूसरी सारी चीज़ों की कंपैरेटिव स्टडी रहेगी, उसमें जो है संस्कृत और रामायण की दूसरी तालीमें भी दी जाएंगी, योगा भी पढ़ाया जाएगा, तो खदशा कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो योगे की बात करता हूं, योगा अच्छी चीज है, लेकिन हुकूमत के लिए खाली योगा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में तंदुरुस्ती के लिए बहुत सारे चीजें अपनाई जाती है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई और कुछ करता है, कोई कसरत करता है, कोई पहलवानी करता है, कोई जूडो करता है, कोई कराटे करता है। खाली योगा के पीछे क्यों पड़े? योगा तो एक खालिश हिंदू मजहब की एक चीज है। उसमें योगा को ये बिगाड़ना चाहते हैं। भाई, जो लोग योगा करना चाहते हैं तो योगा के अंदर सूर्य नमस्कार होता है, सूरज की पूजा होती है और उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। तो वो आप क्यों पीछे पड़े हुए? अरे भाई, तंदुरुस्ती के लिए आप ऐलान करिए, जो जिसको जो करना है वो करेगा। कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई हॉकी खेलेगा, कोई कबड्डी खेलेगा और सब मुख्तलिफ तरीकों से अपना काम करते हैं। हुकूमत खाली योगा या और कोई एक रंग की तहजीब क्यों लादना चाहती है? हमारा मुल्क तमाम चीजों का गहवारा है और उसी तरह तालीम भी मिली जुली है, वो सब करते हैं। लेकिन आपको इस तरह मदरसों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। आप मदरसे के लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ खुद बढ़ रहे हैं और जमीयत उलमा इस पर क्या कदम उठाए? मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि मदरसों में जमीयत उलमा हिंद ने खुद बहुत बड़ा पैमाने पर हमने ये कदम उठाया है कि हम मदरसे के तमाम तलबा को हम ये चाहते हैं कि कम से कम 10वीं और 12वीं के एग्जाम जो है हम दिलाएं और वो उसी से करवाना चाहते हैं। राष्ट्रीय ओपन स्कूल जो है, और उसके लिए हम बहुत पहले से काम शुरू कर दिया हमने, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम को बिगाड़ना चाहते हैं कुछ लोग। अरे भाई, हम चाहते हैं मदरसे के तलबा जो हैं, जो हिंदुस्तान के जदीद उलूम है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैथ्स है, जोग्राफिया है, इसको सब पढ़ें और इसको पहले से निसाब में मौजूद है। अब रहा सवाल डिग्री का, तो डिग्री की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं कि मदरसे के तालिब इल्म भी 10वीं और 12वीं की डिग्री लें और मदरसे की तालीम भी हासिल करें और उसके बाद वो अगर आला तालीम हासिल करने के लिए मदरसों में रहें या किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं तो वो रास्ते खुले हुए हैं।
लेकिन रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन हुकूमत एक तरफ जो है आसाम में जो है उसने कहा मजहब की तालीम सरकारी पैसे पर नहीं दी जा सकती। अब सवाल यह है कि यहाँ पे जिन मदरसों को 100 मदरसों की बात की जा रही है कि वो मदरसे कौन होंगे जिसमें तालीम दी जाएगी। और दूसरी बात, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 साल से यहाँ पर मदारिस असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली। आप लोग खुद सड़कों पर उतरे थे। नहीं, देखिए, जहां तक मदरसों की है, जो मदरसा बोर्ड है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, पहली बात तो हम उसमें ये कहना चाहते हैं, मदरसा बोर्ड को मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ दफ्तर चलाने के लिए कुछ ग्रांट देती है। मदरसों को कोई ग्रांट मध्य प्रदेश की तरफ से नहीं दी जाती। सिर्फ मरकज की तरफ से जो कुछ पैसा आता है वो थोड़ा बहुत होता है। और देखिए, वो 2-3 लोगों का जो टीचर का तनख्वाह देते हैं उसमें थोड़ी सी, उससे कोई मदरसे चल नहीं पाते। वो भी 5 साल जी से बिल्कुल मेहताब, एक तरफ से शुरुआत से ही अब इस पर तनकीदें शुरू हो रही है और मुतालबा यह कि दीगर मजहबी उलूम को भी इसमें शामिल किया जाए, ये मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब। एक अहम खबर आई है इस वक्त, आपको बता दें नाजरीन, इलाहाबाद में योगी हुकूमत का अहम फैसला। जी हाँ, यूपी PCS के इम्तिहान से उर्दू और फारसी को ख़त्म करने का किया गया फैसला। यूपी PSC के इम्तिहान से उर्दू और फारसी को ख़त्म करने का किया गया फैसला, योगी हुकूमत का अहम फैसला। यूपी PSC से उर्दू फारसी मज़ामीन को ख़त्म किया गया। योगी हुकूमत के फैसले से उर्दूदा तबके में सख्त नाराज़गी। उर्दू और फारसी मज़ामीन के साथ हर साल सैकड़ों तलबा देते हैं सिविल सर्विस का इम्तिहान। मुकाबला जाती इम्तिहानात में शामिल होने वाले उर्दूदा तलबा में है सख्त गम व गुस्सा। उर्दूदा तबके को यूपी की दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है। उर्दू ज़बान को यूपी में दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है। उर्दू समाज ने योगी हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। एक बार फिर बता दें, योगी हुकूमत का अहम फैसला, यूपी PSC के इम्तिहान से उर्दू और फारसी को ख़त्म करने का फैसला किया गया। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुश्ताक, योगी हुकूमत का इतना बड़ा फैसला, सिविल सर्विस में जो बच्चे उर्दू और फारसी के जरिए दाखिल होते थे, एक तरह से रोक लग गई है, कैसे देखा जा रहा है? बड़ी खबर है उर्दू आलम के लिए। मुश्ताक, तो योगी हुकूमत ने यूपी PSC के इम्तिहान में उर्दू और फारसी को खत्म करने का फैसला किया है। योगी हुकूमत के फैसले से उर्दू दा तबके में सख्त नाराजगी है। आपको बता दें, उर्दू और फारसी मज़ामीन के साथ हर साल सैकड़ों तलबा सिविल सर्विस का इम्तिहान देते थे। मुश्ताक आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुश्ताक, उर्दू और फारसी को यूपी PSC से ख़त्म करने का फैसला योगी का कैसे देखा जा रहा है, इसको क्या अपडेट देंगे? जिलानी, ये बहुत बड़ी खबर है यूपी से कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने PCS के जो इम्तिहानात होते हैं उसमें से उर्दू और फारसी के मज़ामीन खत्म कर दिए हैं। यानी उर्दू और फारसी जो है अब PCS के मज़ामीन नहीं हुआ करेंगे। जो लोग इस मजमून के साथ इम्तिहान देते थे अब वो नहीं दे सकेंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं बता दूं जिलानी की उर्दू वो यूपी में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी यूपी की जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है। हिंदी के बाद उर्दू का नंबर आता है। तो ऐसे में पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जिस स्टेट की जबान सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हो, वहां से वो उसने अपने निसाब से इसे खारिज कर दिया है। तो बहुत बड़ा सवाल है योगी हुकूमत पर कि उर्दू को किस तरह से वो पब्लिक सर्विस कमीशन से खत्म कर सकती हैं, यानी यूपी PCS से खत्म कर सकते हैं। और इसके अलावा उर्दू फारसी के अलावा और भी मज़ामीन हटाए गए हैं। डिफेंस स्टडीज के, सोशल वर्क के और ज़रई इंजीनियरिंग जैसे मज़ामीन भी हटाए गए हैं। तो कुल 5 मज़ामीन यूपी PCS से हटाए गए हैं। उन 5 मज़ामीन में से उर्दू और फारसी भी शामिल है। तो सैकड़ों तलबा हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं PCS की, और उर्दू के जरिए से कर रहे हैं, फारसी के जरिए से कर रहे हैं। और बहुत बड़ा तबका है जो इस रास्ते से सिविल सर्विस के इम्तिहानात वो मुकम्मल करता है और वो पब्लिक सर्विस कमीशन में आता है। तो अब एक तरह से दरवाजा बंद हो गया है उर्दू दांत तबके के लिए, और वो लोग जो मदारिस से फारिग होते हैं, फारसी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, उनके लिए एक तरह से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकारी जबान है उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी, बावजूद उसके इतना बड़ा फैसला लेना, क्या इसके पीछे क्या जो है अवामिल नजर आते हैं? देखिए, जो माहिरीन हैं और जो इस मामले पर निगाह रखने वाले लोग हैं, कानूनदा हैं और जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, वो खुद हैरत ज़दा हैं
कि जिस स्टेट की जबान वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हो, सरकारी दफ्तरी जबान हो, उस जबान को पब्लिक सर्विस कमीशन से कैसे खत्म किया जा सकता है। जाहिर है हिंदी के बाद यूपी में उर्दू का दूसरा नंबर है और ये उसको कानूनी हैसियत हासिल है। और 89 में इसको जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी तो उस वक्त जो है उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। तो अब जब दूसरी सरकारी जबान है उसके बावजूद भी पब्लिक सर्विस कमीशन से उर्दू को इस तरह से खारिज कर देना, खासतौर से पीसीएस के एग्जाम से, ये लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही और नाराजगी बहुत है, बहुत नाराजगी है लोगों में। जी, वो गरीब वाकया है जिस पर हैरत ही हो रही होगी कि उर्दू जबान जिस स्टेट की दूसरी सरकारी जबान हो उसको यूपीपीएससी से खत्म करने का योगी सरकार ने यह फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक आमिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, देखा आपने यूपी में दूसरी सरकारी जबान है उर्दू, उसको यूपीपीएससी के इम्तिहान से खत्म करने का योगी सरकार का ये बड़ा फैसला आया है। तमाम उर्दूदा तबका इस वक्त हैरत ज़दा है कि सरकारी जबान होने के बावजूद कैसे यूपीपीएससी से खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा फारसी को भी खत्म किया गया है।